भारत आज जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां टेक्नोलॉजी और डिजिटल इकोनॉमी देश के भविष्य को तय कर रही है। दुनिया का हर आधुनिक गैजेट, चाहे वह मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, इलेक्ट्रिक कार हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीनें हों, सबका आधार सेमीकंडक्टर चिप होती है। यह छोटे छोटे माइक्रोचिप्स ही पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का दिल माने जाते हैं। ग्लोबल लेवल पर आज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की वैल्यू करीब $600 बिलियन से ज्यादा है और आने वाले 10 सालों में यह ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनने जा रही है। ऐसे में भारत के लिए सवाल सिर्फ यह नहीं है कि हमें इन चिप्स की जरूरत है, बल्कि यह भी है कि क्या हम इनका उत्पादन करके ग्लोबल सप्लाई चेन में एक लीडर बन सकते हैं। अभी तक दुनिया के 75% सेमीकंडक्टर ताइवान, चीन, दक्षिण कोरिया और अमेरिका मिलकर बनाते हैं। ताइवान अकेले ही 60% से ज्यादा एडवांस्ड चिप्स बनाता है। यही कारण है कि पूरी दुनिया ताइवान पर डिपेंडेंट है। लेकिन इससे एक बड़ा खतरा भी पैदा होता है, क्योंकि ताइवान और चीन के बीच लगातार तनाव बना रहता है और अगर कभी युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रुक सकती है। इसीलिए अमेरिका, यूरोप और भारत जैसे देश अब अपनी अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने इस दिशा में पहला बड़ा कदम 2021 में उठाया, जब सरकार ने 76,000 करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया। इसके तहत भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, लाई गई। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी IT सर्विसेज इंडस्ट्री रखता है। हमारे पास लाखों इंजीनियर और टेक टैलेंट है, लेकिन अब सरकार का फोकस सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री से हटकर मैन्युफैक्चरिंग की ओर है। भारत ने हाल ही में अमेरिका और जापान के साथ सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप साइन की है, ताकि टेक्नोलॉजी, मशीनरी और रिसर्च में मदद मिल सके। गुजरात और तमिलनाडु में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गुजरात के ढोलेरा में फॉक्सकॉन और वेदांत ने बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया था। हालांकि बाद में फॉक्सकॉन ने पीछे हटने का फैसला किया, लेकिन वेदांत अभी भी नए पार्टनर के साथ काम कर रही है। इसके अलावा माइक्रोन टेक्नोलॉजी जैसी अमेरिकी कंपनियां भी भारत में चिप पैकेजिंग और टेस्टिंग यूनिट लगाने पर काम कर रही हैं। इस सबका सीधा मतलब है कि भारत अब सिर्फ उपभोक्ता, कंज्यूमर नहीं रहना चाहता, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनना चाहता है। अगर भारत इस मिशन को सफल कर देता है तो न सिर्फ हमारे यहाँ लाखों नौकरियां पैदा होंगी, बल्कि हम चीन और ताइवान पर अपनी निर्भरता कम कर देंगे। यह कदम भारत को अगले 10 सालों में टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनाने की दिशा में सबसे अहम साबित हो सकता है। भारत भले ही सेमीकंडक्टर क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा हो, लेकिन इस रास्ते में कई बड़ी चुनौतियां मौजूद हैं। सबसे पहले बात आती है हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री मानी जाती है। एक चिप को बनाने में 1000 से ज्यादा स्टेप्स होते हैं और इसके लिए क्लीनरूम फैक्ट्री चाहिए जहां धूल का एक कण भी ना जाए। अभी तक भारत के पास ऐसा एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सीमित मात्रा में ही है। दूसरी बड़ी चुनौती है पानी और बिजली की उपलब्धता। एक सेमीकंडक्टर फैब में हर दिन करोड़ों लीटर पानी और 24/7 अबाधित बिजली की जरूरत होती है। भारत में कई राज्यों में बिजली कटौती और पानी की कमी आम बात है। ऐसे में इसे लगातार सपोर्ट करना कठिन है। तीसरी बड़ी चुनौती है क्वालिफाइड टैलेंट। भारत के पास लाखों इंजीनियर हैं, लेकिन चिप मैन्युफैक्चरिंग और नैनो टेक्नोलॉजी के स्पेशलिस्ट इंजीनियर अभी बहुत कम हैं। इसीलिए सरकार ने IITs और दूसरे तकनीकी संस्थानों में VLSI और सेमीकंडक्टर डिजाइन से जुड़े कोर्स शुरू किए हैं। चौथी चुनौती है ग्लोबल प्रतिस्पर्धा।
ताइवान की TSMC, कोरिया की सैमसंग और अमेरिका की इंटेल जैसी कंपनियों के पास दशकों का अनुभव और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, जिसके सामने भारत को शुरुआत में कठिनाई होगी। लेकिन इन चुनौतियों के बीच भारत के पास बड़े अवसर भी हैं। भारत की सबसे बड़ी ताकत है डिजिटल मार्केट और डिमांड। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उपभोक्ता देश है। हर साल करोड़ों स्मार्टफोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिकते हैं। इसका मतलब है कि भारत में ही एक विशाल बाजार मौजूद है, जिसे विदेशी कंपनियां टारगेट करना चाहती हैं। दूसरा अवसर है जियोपॉलिटिकल स्थिति। आज अमेरिका और यूरोप चाहते हैं कि चीन और ताइवान पर उनकी निर्भरता कम हो और इसके लिए वे भारत को एक मजबूत पार्टनर मान रहे हैं। तीसरा अवसर है सरकारी नीतियां। सरकार ने PLI स्कीम के तहत सेमीकंडक्टर कंपनियों को 50% तक सब्सिडी देने का ऐलान किया है। साथ ही जमीन और टैक्स इंसेंटिव भी मिल रहे हैं। चौथा अवसर है ग्लोबल कंपनियों का भारत की ओर आकर्षण। हाल ही में माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने गुजरात में $75 बिलियन का निवेश किया है और अप्लाइड मटेरियल्स जैसी कंपनियां रिसर्च सेंटर खोल रही हैं। इन सब के कारण भारत धीरे धीरे सेमीकंडक्टर ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी जगह बना रहा है। अगर भारत इन चुनौतियों को अवसरों में बदल देता है तो अगले 5 से 10 साल में यह देश सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बल्कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में भी दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल हो सकता है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से विदेशी कंपनियों को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए आकर्षित किया है, वह देश की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। 2022 में केंद्र सरकार ने लगभग 76,000 करोड़ रुपए की सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसके तहत सरकार ने वादा किया कि जो भी कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर फैब लगाएगी, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर का 50% तक सब्सिडी मिलेगी। इस नीति के बाद कई कंपनियों ने भारत में कदम बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने गुजरात के साणंद में करीब $2.75 बिलियन का निवेश करने का फैसला किया है, जहां मेमोरी चिप्स के लिए बैकएंड यूनिट सेटअप की जाएगी। इसी तरह अप्लाइड मटेरियल्स, जो दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनियों में से एक है, उसने भी भारत में $400 मिलियन के निवेश के साथ एक इंजीनियरिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है। इसके अलावा फॉक्सकॉन और वेदांत ग्रुप ने मिलकर भारत में सेमीकंडक्टर फैब लगाने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि शुरुआती चरण में इसमें कुछ अड़चनें आईं, लेकिन बातचीत अब भी जारी है। भारत सरकार का फोकस सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पर ही नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर डिजाइन इकोसिस्टम पर भी है। भारत पहले से ही एक बड़ा डिजाइन हब है, जहां इंटेल, क्वालकॉम, एनवीडिया, AMD, मीडियाटेक जैसी कंपनियां हजारों इंजीनियरों को रोजगार देती हैं और चिप डिजाइन का बड़ा हिस्सा भारत में होता है। लेकिन अब सरकार चाहती है कि भारत सिर्फ डिजाइन तक सीमित न रहे बल्कि फ्रंट एंड फैब और पैकेजिंग यूनिट्स भी यहां स्थापित हों। इससे भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में एक मजबूत स्थिति मिलेगी। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि भारत की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति विदेशी कंपनियों के लिए फायदेमंद है। अमेरिका और यूरोप चाहते हैं कि चीन पर उनकी निर्भरता कम हो और इसके लिए भारत सबसे अच्छा विकल्प बन रहा है। साथ ही भारत का बड़ा घरेलू बाजार इन कंपनियों को आकर्षित करता है, क्योंकि यहां करोड़ों स्मार्टफोन, लैपटॉप और ऑटोमोबाइल की मांग है। इन निवेशों से भारत में लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और साथ ही यह देश हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। अगर आने वाले वर्षों में ये निवेश सही तरीके से लागू हुए तो भारत एशिया में ताइवान और कोरिया के बाद सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर हब बनने की राह पर होगा।
भारत ने सेमीकंडक्टर क्रांति की दिशा में सिर्फ फैब लगाने का ही नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम को विकसित करने का लक्ष्य रखा है। किसी भी देश को चिप हब बनने के लिए केवल फैक्ट्री या तकनीक ही नहीं बल्कि एक पूरी वैल्यू चेन चाहिए, जिसमें रिसर्च और डेवलपमेंट, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, टेस्टिंग और सप्लाई नेटवर्क शामिल हो। भारत ने इसी सोच के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) की शुरुआत की है। इस मिशन का मकसद है कि देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग का मजबूत आधार बने और विदेशी कंपनियां भारत में रिसर्च से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक हर स्तर पर काम करें। इसके तहत सरकार राज्यों के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर क्लस्टर बनाने पर जोर दे रही है। गुजरात का साणंद, महाराष्ट्र का पुणे, तमिलनाडु का श्रीपेरुम्बदूर और कर्नाटक का बेंगलुरु इस दिशा में प्रमुख हब के तौर पर उभर रहे हैं। इन जगहों पर पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मौजूद हैं, जिससे सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स को सपोर्ट मिलेगा। भारत ने इस रणनीति में शिक्षा और कौशल विकास को भी केंद्र में रखा है। IITs, नेट्स और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में VLSI डिजाइन, नैनो टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग पर नए कोर्स शुरू किए जा रहे हैं ताकि आने वाले वर्षों में लाखों स्पेशलाइज्ड इंजीनियर तैयार हों। इसके अलावा सरकार ने चिप डिजाइन स्टार्टअप्स को भी प्रोत्साहित करने के लिए स्कीम्स शुरू की हैं ताकि घरेलू स्तर पर इनोवेशन को बढ़ावा मिले। भारत की एक और बड़ी रणनीति है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अभी हाल ही में भारत और अमेरिका ने इंडिया-US सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप समझौते पर साइन किया है, जिसके तहत अमेरिका भारत को एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्किल डेवलपमेंट में मदद करेगा। इसी तरह जापान, कोरिया और ताइवान के साथ भी भारत बातचीत कर रहा है ताकि मैन्युफैक्चरिंग उपकरण और तकनीकी ज्ञान भारत में आ सके। भारत यह भी समझता है कि चिप उद्योग में सप्लाई चेन रेजिलियंस सबसे बड़ी चुनौती है। कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध ने दिखा दिया कि अगर चिप सप्लाई टूट जाए तो पूरी दुनिया की ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस इंडस्ट्री ठप हो सकती है। इसीलिए भारत अपनी रणनीति में लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को भी मजबूत कर रहा है। साथ ही भारत ने क्लाइमेट और ग्रीन एनर्जी पर भी ध्यान दिया है क्योंकि सेमीकंडक्टर फैब्स को बड़ी मात्रा में बिजली और पानी चाहिए। सरकार चाहती है कि नए प्लांट्स में रिन्यूएबल एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल हो और वेस्ट वाटर को रिसाइकल किया जाए। इन सभी पहलुओं को देखकर साफ है कि भारत केवल एक या दो फैब तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्कि एक ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम खड़ा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर यह रणनीति सफल होती है तो भारत अगले दशक में न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी में भी आत्मनिर्भर बन सकता है और दुनिया की महाशक्ति देशों के बराबर खड़ा हो सकता है। भारत की ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री में से एक है और इन दोनों सेक्टर्स में सेमीकंडक्टर चिप्स की भूमिका बेहद अहम है। आज एक साधारण कार में भी 100 से ज्यादा चिप्स इस्तेमाल होते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों EVs और हाईटेक कारों में यह संख्या 1000 से ज्यादा हो सकती है। भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर लगभग 7% GDP में योगदान देता है और आने वाले समय में EV रिवॉल्यूशन के साथ इसमें भारी वृद्धि होने वाली है। ऐसे में अगर भारत अपने ही देश में चिप्स का उत्पादन करता है तो यह पूरी इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बना देगा। कोविड-19 महामारी के दौरान दुनिया ने देखा कि चिप की कमी के कारण बड़ी कंपनियों जैसे मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा और वैश्विक कंपनियां जैसे टोयोटा, फोर्ड, जनरल मोटर्स तक को गाड़ियों का उत्पादन रोकना पड़ा। उस समय भारत में लाखों गाड़ियों की डिलीवरी रुकी और ग्राहकों को महीनों इंतजार करना पड़ा। यही स्थिति इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में भी देखने को मिली, जहां मोबाइल फोन, लैपटॉप और टीवी के उत्पादन पर असर पड़ा।
भारत हर साल लगभग 80 अरब डॉलर से ज्यादा के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद इंपोर्ट करता है, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा चिप्स और सेमीकंडक्टर से जुड़ा होता है। अगर भारत इनका घरेलू उत्पादन शुरू करता है तो न सिर्फ इंपोर्ट बिल घटेगा बल्कि लाखों नए रोजगार भी पैदा होंगे। इसके अलावा भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम भी इसका सबसे बड़ा फायदा उठाएगा। आज भारत में 100 से ज्यादा ईवी स्टार्टअप्स सक्रिय हैं, जिनके लिए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से लेकर कंट्रोल यूनिट तक सब कुछ चिप्स पर निर्भर है। अगर ये कंपनियां भारत में ही बनी चिप्स इस्तेमाल करेंगी तो उनकी लागत कम होगी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता बढ़ेगी। इतना ही नहीं, भारत की डिफेंस और स्पेस इंडस्ट्री के लिए भी यह एक रणनीतिक कदम है, क्योंकि मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, रडार, सैटेलाइट और फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होने वाली चिप्स अक्सर विदेशी सप्लाई पर निर्भर होती हैं। अगर भारत इनका घरेलू उत्पादन करने लगता है तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद अहम साबित होगा। इस समय भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का आकार लगभग 150 अरब डॉलर है और सरकार का लक्ष्य है कि इसे 2026 तक 300 अरब डॉलर तक पहुंचाया जाए। इसी तरह ईवी इंडस्ट्री 2030 तक 200 अरब डॉलर की हो सकती है। यह तभी संभव है जब चिप्स की सप्लाई चेन भारत के भीतर ही मजबूत हो। इसीलिए भारत सरकार लगातार इस दिशा में निवेश आकर्षित कर रही है और कंपनियों को हर संभव मदद दे रही है। आने वाले 5 से 10 साल में अगर भारत इन दोनों सेक्टर्स में सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता हासिल कर लेता है तो देश न सिर्फ ग्लोबल चिप हब बनेगा बल्कि दुनिया की टॉप 5 ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स पावर हाउस में भी शामिल हो जाएगा। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को बदलने वाला कदम साबित हो सकता है। आज भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट बिल हर साल 100 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुका है और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा चिप्स का है। अगर भारत घरेलू स्तर पर चिप्स का उत्पादन शुरू करता है तो न सिर्फ विदेशी मुद्रा की बचत होगी बल्कि भारत एक निर्यातक देश भी बन सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 10 सालों में भारत सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट से सालाना 50 से 70 अरब डॉलर तक कमा सकता है। इतना ही नहीं, सेमीकंडक्टर फैब और उससे जुड़ी यूनिट्स लाखों रोजगार भी पैदा करेंगी। एक बड़ा फैब प्लांट लगभग 20,000 डायरेक्ट और 1 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स पैदा कर सकता है। भारत में जब कई फैब्स और डिजाइन सेंटर मिलकर काम करेंगे तो लाखों युवाओं को हाईटेक नौकरियों का अवसर मिलेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और टेक्निकल स्टूडेंट्स को होगा, जिन्हें अब विदेश जाने की बजाय अपने ही देश में रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग के अवसर मिलेंगे। साथ ही छोटे और मझोले उद्योग एसएमईज के लिए भी यह सुनहरा अवसर होगा, क्योंकि चिप मैन्युफैक्चरिंग के साथ सप्लाई चेन में हजारों कंपोनेंट्स और सेवाओं की आवश्यकता होगी। इससे भारतीय एमएसएमई सेक्टर को भी नई जान मिलेगी। दूसरी तरफ भारत की जीडीपी पर भी इसका सीधा असर होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर भारत अगले 8 से 10 साल में सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में आत्मनिर्भर हो जाता है तो इसका योगदान जीडीपी में 1 से 1.5% तक बढ़ सकता है। इसके अलावा भारत की वैश्विक साख भी मजबूत होगी, क्योंकि चिप्स को ऑयल ऑफ द 21वीं सेंचुरी कहा जाता है। जिस तरह तेल ने 20वीं सदी में विश्व राजनीति और अर्थव्यवस्था को नियंत्रित किया, उसी तरह सेमीकंडक्टर 21वीं सदी में हर टेक्नोलॉजी की रीढ़ है। भारत अगर इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर लेता है तो यह न सिर्फ आर्थिक बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी सुपर पावर बनने की दिशा में बड़ा कदम होगा। यही कारण है कि सरकार और उद्योग जगत मिलकर इस सेक्टर को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में होने वाले निवेश भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आधुनिक बनाएंगे।
बिजली, पानी, परिवहन और लॉजिस्टिक्स सिस्टम में बड़े सुधार होंगे, जिसका फायदा अन्य उद्योगों को भी मिलेगा। कुल मिलाकर सेमीकंडक्टर क्रांति भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी और आने वाले दशक में भारत को विश्व मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाएगी। ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को अगर समझा जाए तो यह दुनिया की सबसे जटिल और रणनीतिक इंडस्ट्री मानी जाती है। एक चिप के बनने में करीब 1000 से ज्यादा प्रोसेस शामिल होते हैं और हर स्टेप अलग अलग देशों पर निर्भर होता है। उदाहरण के लिए, डिजाइन सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से अमेरिका की कंपनियों जैसे केडेंस और सिनॉप्सिस बनाती हैं। हाई एंड मशीनें बनाने में नीदरलैंड की ASML जैसी कंपनियां प्रमुख हैं, जबकि ताइवान और दक्षिण कोरिया मैन्युफैक्चरिंग में टॉप पर हैं। जापान और जर्मनी जरूरी मटेरियल और केमिकल्स सप्लाई करते हैं। यानी आज की स्थिति में कोई भी एक देश अपने दम पर पूरी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन कंट्रोल नहीं कर सकता। यही वजह है कि इस सेक्टर को जियोपॉलिटिक्स से जोड़कर देखा जाता है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां अमेरिका ने चिप एक्सपोर्ट पर कंट्रोल लगाकर चीन की टेक कंपनियों को चुनौती दी। अब ऐसे समय में भारत की भूमिका बेहद अहम बन जाती है। भारत के पास बड़ी डोमेस्टिक मार्केट, मजबूत आईटी सेक्टर और अरबों डॉलर की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी डेवलप करने की क्षमता है। यही कारण है कि दुनिया की कई कंपनियां भारत को चाइना प्लस एक स्ट्रैटेजी के तहत देख रही हैं, यानी चीन पर पूरी तरह निर्भर रहने की बजाय भारत में भी सप्लाई चेन सेटअप करना। अगर भारत इस मौके का सही इस्तेमाल करता है तो न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन में एक बैलेंस क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा भारत का जियोग्राफिक लोकेशन भी रणनीतिक रूप से बहुत फायदे का है। भारत एशिया के सेंटर में है, जिससे वह पश्चिमी देशों और एशियाई देशों दोनों को सप्लाई कर सकता है। साथ ही भारत के पास बड़ी युवा आबादी है, जो न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बल्कि रिसर्च और डेवलपमेंट में भी अहम भूमिका निभा सकती है। यही वजह है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत आने वाले समय में न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करेगा बल्कि दुनिया के लिए भी एक भरोसेमंद चिप हब बन सकता है। लेकिन इसके लिए भारत को रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी सपोर्ट में लगातार निवेश करना होगा, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन में जगह बनाना आसान नहीं है। जिन देशों ने पहले से इसमें दशकों लगाए हैं, उनके मुकाबले भारत को तेजी से प्रगति करनी होगी। अगर सरकार, उद्योग और शिक्षा संस्थान मिलकर एक मजबूत इकोसिस्टम बना पाते हैं, तो भारत इस रणनीतिक सप्लाई चेन में एक अहम नोड बन सकता है और आने वाले वर्षों में ग्लोबल चिप पावर हाउस के रूप में अपनी पहचान बना सकता है। अगर भारत को सेमीकंडक्टर हब बनना है तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना ही काफी नहीं होगा, बल्कि रिसर्च, इनोवेशन और टैलेंट डेवलपमेंट पर उतना ही फोकस करना होगा। दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनियां जैसे इंटेल, एनवीडिया, क्वालकॉम, AMD, TSMC और सैमसंग तभी इतनी मजबूत हैं क्योंकि उन्होंने दशकों से रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) में अरबों डॉलर का निवेश किया है। आज चिप डिजाइनिंग से लेकर पैकेजिंग तक हर लेवल पर इनोवेशन ही गेम बदलता है। भारत की ताकत यहाँ उसकी यंग और टेक-सेवी वर्कफोर्स है। भारत हर साल लगभग 15 लाख से ज्यादा इंजीनियर ग्रेजुएट करता है और लाखों लोग IT व इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहे हैं। लेकिन असली चुनौती ये है कि उनमें से कितने लोग चिप डिजाइन और नैनो टेक्नोलॉजी जैसे हाई एंड स्किल्स सीख रहे हैं। अभी तक भारत की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में सेमीकंडक्टर से जुड़ा हुआ रिसर्च बहुत कम स्तर पर है। IITs और IISc जैसे कुछ टॉप संस्थानों ने इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं, जैसे IIT बॉम्बे का सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, लेकिन इसे बड़े स्तर पर फैलाना होगा। सरकार ने हाल ही में डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) स्कीम शुरू की है,
जिसका मकसद भारत में चिप डिजाइन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना है। इसी तरह सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत सरकार ने साफ कहा है कि वह सिर्फ फैक्ट्री नहीं बल्कि पूरी वैल्यू चेन को भारत में मजबूत करना चाहती है। इसमें डिजाइन, प्रोटोटाइप, टेस्टिंग, पैकेजिंग और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन सब कुछ शामिल है। अब सवाल ये है कि इसके लिए टैलेंट कहां से आएगा? इसका जवाब है इंडस्ट्री और एकेडेमिक कोलैबोरेशन। अगर बड़ी कंपनियां जैसे TSMC, इंटेल या ग्लोबल फाउंड्रीज भारत में अपने डिजाइन सेंटर खोलती हैं और IITs, नेट्स व अन्य कॉलेजों के साथ मिलकर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती हैं, तो आने वाले 5-10 साल में भारत दुनिया के सबसे बड़े चिप डिजाइन हब्स में गिना जा सकता है। साथ ही भारत को अपने छात्रों को सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि हैंड्स ऑन लैब्स और फैब प्रोजेक्ट्स का एक्सपोजर देना होगा। अभी तक भारत में बहुत कम ऐसी क्लीन रूम सुविधाएं हैं जहां नैनोमीटर लेवल पर चिप बनाना सिखाया जाता है। इसे हर बड़े टेक यूनिवर्सिटी में शुरू करने की जरूरत है। रिसर्च और इनोवेशन में एक और अहम बात है IP, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और पेटेंट्स। अमेरिका और चीन जैसी अर्थव्यवस्थाएं हर साल लाखों पेटेंट दर्ज कराती हैं, जिससे वे तकनीकी रूप से आगे रहती हैं। भारत को भी चिप डिजाइन और पैकेजिंग से जुड़े अपने पेटेंट्स तेजी से बढ़ाने होंगे। इसके लिए सरकार को आसान फंडिंग, तेज पेटेंट अप्रूवल सिस्टम और ग्लोबल कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करनी होगी। अगर भारत सही दिशा में चलता है तो आने वाले समय में भारत न सिर्फ एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस बनेगा बल्कि दुनिया के टॉप इनोवेशन हब्स में भी गिना जाएगा। और यही वह स्टेप होगा जो भारत को सच में डिजाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया, यूज्ड बाय द वर्ल्ड की पोजीशन दिलाएगा। सेमीकंडक्टर केवल टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि आज के समय में ग्लोबल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसका सबसे अहम हिस्सा यही चिप इंडस्ट्री है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि चीन हाई एंड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी तक आसानी से पहुंच पाए। इसी वजह से अमेरिका ने चीन को एडवांस चिप्स और मशीनरी एक्सपोर्ट करने पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। दूसरी ओर चीन अरबों डॉलर खर्च करके अपनी घरेलू चिप इंडस्ट्री खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी ताइवान की TSMC और दक्षिण कोरिया की सैमसंग जैसी कंपनियां दुनिया की लगभग 70% से ज्यादा एडवांस चिप मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करती हैं। समस्या यह है कि ताइवान और चीन के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है और अगर कभी इस क्षेत्र में सैन्य संघर्ष हुआ तो पूरी दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री पर ताला लग सकता है। ऐसे में भारत के लिए यह स्थिति एक बड़ा अवसर है, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है। अमेरिका और यूरोप दोनों ही भारत को भरोसेमंद पार्टनर मानते हैं और सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने के लिए भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। भारत पहले ही क्वाड ग्रुप यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में काम कर रहा है और हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप साइन हुई है, जिससे रिसर्च, डिजाइन और पैकेजिंग में भारत को बढ़त मिलेगी। वहीं ताइवान भी भारत के साथ मिलकर गुजरात और आंध्र प्रदेश में फैब लगाने की दिशा में बात कर रहा है। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत को अपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में चीन पर निर्भरता कम करनी है, लेकिन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से फैब से नहीं होती। इसमें जापान, नीदरलैंड्स और अमेरिका की कंपनियों से हाईटेक मशीनरी और केमिकल्स की सप्लाई भी चाहिए होती है। भारत को इन देशों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सप्लाई चेन पार्टनरशिप करनी होगी, खासकर नीदरलैंड्स की ASML कंपनी जो दुनिया में EUV लिथोग्राफी मशीन बनाती है। उसके बिना एडवांस 3nm और 2nm चिप्स बनाना नामुमकिन है। भारत की स्ट्रेटेजिक ताकत यह भी है कि वह न सिर्फ प्रोड्यूसर बल्कि बड़ा कंज्यूमर मार्केट भी है। हर साल करोड़ों स्मार्टफोन बिकते हैं। EV और डिफेंस सेक्टर में भी हाई एंड चिप्स की मांग लगातार बढ़ रही है।
यही वजह है कि इंटेल और माइक्रॉन जैसी कंपनियां भारत में पैकेजिंग और टेस्टिंग यूनिट खोल रही हैं। हालांकि चुनौतियां भी हैं, क्योंकि अगर भारत पूरी तरह अमेरिका की तरफ झुकता है तो चीन दबाव डाल सकता है, और अगर ताइवान से नजदीकी बढ़ाता है तो भी तनाव बढ़ेगा। इसलिए भारत को बैलेंस्ड पॉलिसी अपनानी होगी और खुद को ट्रस्टेड न्यूट्रल हब के रूप में पेश करना होगा। कुल मिलाकर सेमीकंडक्टर आने वाले 20-30 साल की जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का सेंटर है, और अगर भारत ने इस समय सही कदम उठाए तो वह न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक पावर के रूप में उभरेगा। भारत के लिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कदम रखना केवल आर्थिक विकास का सवाल नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भरता और ग्लोबल पॉलिटिकल पोजिशनिंग का भी विषय है, क्योंकि आज पूरी दुनिया में चिप्स को नया ऑयल कहा जा रहा है। जिस देश के पास चिप मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन की ताकत होगी, वही देश आने वाले दशकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, 6G नेटवर्क, स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में लीड करेगा। भारत ने PLI स्कीम और $10 बिलियन के इंसेंटिव पैकेज के साथ शुरुआत तो कर दी है, लेकिन अभी भी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। हमें सिर्फ फैब यूनिट्स लाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरी वैल्यू चेन को तैयार करना होगा, जिसमें रिसर्च और डेवलपमेंट, डिजाइन, इकोसिस्टम, पैकेजिंग और टेस्टिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और सप्लाई चेन सिक्योरिटी सब शामिल हैं। भारत में IIT और IIIT जैसे संस्थानों को स्पेशलाइज्ड कोर्स शुरू करने होंगे ताकि हजारों नए चिप डिजाइनर और इंजीनियर तैयार हो सकें। साथ ही पावर और पानी जैसी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करना होगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर फैब के लिए 24x7 अनइंटरप्टेड बिजली और अल्ट्रा प्योर वाटर की जरूरत होती है। इसके अलावा भारत को ग्लोबल पार्टनरशिप को बैलेंस करना होगा, ताकि न तो अमेरिका नाराज हो और न ही चीन से अनावश्यक टकराव बढ़े। भारत अगर न्यूट्रल और ट्रस्टेड टेक हब की इमेज बनाए रखता है तो यह उसके लिए लॉन्ग टर्म एडवांटेज होगा। दूसरी ओर भारत को यह भी समझना होगा कि केवल विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना सही रणनीति नहीं है। हमें अपनी घरेलू कंपनियों जैसे वेदांत, फॉक्सकॉन, SPKL सेमीकंडक्टर और अन्य स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट करना होगा, ताकि लंबे समय में हम अपनी खुद की ताकत बना सकें। यह भी जरूरी है कि भारत केवल लो एंड चिप्स बनाने तक सीमित न रहे, बल्कि धीरे धीरे एडवांस नोड्स यानी 28 nm से 14 nm और फिर 7 nm तक पहुंचे। तभी हम ग्लोबल लेवल पर सच्चे चैलेंजर बन पाएंगे। अंततः कहा जा सकता है कि यह यात्रा आसान नहीं होगी। इसमें समय, पैसा, पॉलिसी कंसिस्टेंसी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सबकी जरूरत होगी। लेकिन अगर भारत इस दिशा में सही कदम उठाता है तो अगले 10-15 साल में भारत न सिर्फ दुनिया का IT बैकएंड रहेगा, बल्कि सेमीकंडक्टर और चिप्स का भी ग्लोबल हब बनेगा, और यही भारत को टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनने की दिशा में सबसे बड़ी छलांग दिलाएगा।